रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ईडी ने आज रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया है। रिया से मुंबई में पूछताछ होगी। रिया चक्रवर्ती पर सुशांत सिंह के पैसे की हेराफेरी का आरोप है। सुशांत के पिता ने इस सिलसिले में पटना में एक एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके बाद ईडी ने रिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। रिया से पहले सुशांत के हाउस मैनेजर और रिया के करीबी सैमुअल मिरांडा से गुरुवार को पूछताछ हुई। इससे पहले 3 अगस्त को सुशांत सिंह के सीए संदीप श्रीधर से पूछताछ हुई थी, जिसमें ईडी को कई सुराग हाथ लगे और माना जा रहा है कि इससे रिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में रिया चक्रवर्ती की मुसीबत सीबीआई जांच के साथ बढ़ गई है। सीबीआई सुशांत केस में रिया और उसके भाई के साथ 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती के अलावा रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, मां संध्या चक्रवर्ती, भाई शौविक चक्रवर्ती, सुशांत के बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी और हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को आरोपी बनाया है। इन सभी पर सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप है। सीबीआई से पहले इस केस की जांच मुंबई पुलिस कर रही थी, लेकिन सुशांत केस में मुंबई पुलिस की लीपापोती के बाद रिपब्लिक भारत ने सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए मुहिम चलाई और अब इस मुहिम का असर दिखने लगा है। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती पर शक की सुई घूम रही है। सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट से हेराफेरी का मामला भी सामने आया है, लेकिन सुशांत की मौत के 50 दिन से ज्यादा बीत जाने के बावजूद रिया चक्रवर्ती खुला घूम रही है, और वो भी तब जब बिहार पुलिस 2 टूक शक जता चुकी है कि सुशांत मौत मामले में रिया अहम कड़ी है, जो बिहार पुलिस से भागती फिर रही है। ऐसे में रिपब्लिक भारत ने मुहिम छेड़ी है कि अगर रिया चक्रवर्ती पहली नजर में गुनहगार है तो अब तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। दरअसल रिया चक्रवर्ती को अब तक मुंबई पुलिस बचाती रही है, लेकिन सीबीआई जांच के बाद उसका बचना मुश्किल है। केवल सुशांत सिंह राजपूत ही नहीं, सुशांत सिंह की पूर्व बिजनेस मैनेजर दिशा सालियान की मौत की गुत्थी भी अब तक अनसुलझी है। 8 जून को दिशा सालियान के सुसाइड की खबर आई थी, ठीक वैसे ही जैसे सुशांत की मौत की खबर आई थी। लेकिन मुंबई पुलिस ने जिस तरह से सुशांत की मौत को पहली नजर में ही आत्महत्या करार दिया था, ठीक वैसे ही दिशा सालियान की मौत को भी खुदकुशी बता दिया था। वैसे ये बात सामने आ रही है कि सुशांत और दिशा की मौत का कनेक्शन है। रिपब्लिक भारत ने शुरू में ही बता दिया था कि दोनों की मौत में कनेक्शन है और इसे सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया है। रिपब्लिक भारत इस केस को मर्डर के एंगल से जांच करने की मांग करता है। मुंबई में भारी बारिश के कहर से जिंदगी बेपटरी हो गई है। लगातार बारिश के चलते मुंबई में 46 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया। कोरोना से मुंबई पहले ही त्राहिमाम कर रही थी, अब बारिश ने मुंबई की मुसीबत और बढ़ा दी है। पूरे शहर में बारिश के साथ तेज हवाओं ने भी मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। मुंबई में हालात इतने खराब हैं कि रेल से लेकर हाईवे तक सब बंद हो चुका है। हालात बद से बदतर होने के बाद मुंबई में रेड अलर्ट जारी करना पड़ा है। मुंबई के साथ साथ कर्नाटक भी बाढ़ और बारिश से बेहाल है। खास तौर पर उत्तरी कर्नाटक के कई हिस्से भयंकर बाढ़ की चपेट में है। कृष्णा नदी और उसकी सहायक नदियों के साथ तुंगभद्रा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदियों के रौद्र रूप का असर बेलगावी, बेल्लारी, उडुपी, चिकमंगलूर, शिवमोगा पर साफ दिख रहा है। यहाँ के सैकड़ों गांव पानी में डूब चुके हैं, जबकि दर्जनों गांवों का संपर्क शहर से पूरी तरह कट चुका है। हजारों एकड़ फसल पूरी तरह पानी में डूबी हुई है। आलम यह है कि कर्नाटक के 19 जिले बाढ़ से त्राही त्राही कर रहे हैं। लगातार बारिश से
बाढ़ का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। वहीं पर्वतीय इलाके कोडागू और चिकमंगलुरु जिलों में भूस्खलन की खबरें हैं। बाढ़ के खतरे को देखते हुए हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर को आज नया उपराज्यपाल मिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल होंगे। बीएचयू छात्र संघ अध्यक्ष से लेकर केंद्रीय मंत्री तक का सफर तय करने वाले मनोज सिन्हा पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। आपको याद होगा, साल 2017 में यूपी विधानसभा में बीजेपी की जीत के बाद मनोज सिन्हा का नाम मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदारों में से शुमार था। हालांकि अंत में योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बने। अब मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी दी जा रही है। आज दोपहर 12:30 बजे मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पद की शपथ लेंगे। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर में जीसी मुर्मू की जगह लेंगे। जीसी मुर्मू को अब भारत के नए सीएजी के तौर पर नियुक्त किया गया है। देश में नई शिक्षा नीति का ऐलान हो चुका है। आजादी के बाद भारत में तीसरी बार केंद्र सरकार शिक्षा नीति को लेकर आई है। देश में 34 साल बाद आई नई शिक्षा नीति पर आज सुबह 11 बजे पीएम मोदी का संबोधन है। दरअसल आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में बदलाव को लेकर एक कॉन्क्लेव का आयोजन होगा, जिसको पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन शिक्षा मंत्रालय कर रहा है। पीएम मोदी आज अपने संबोधन में नई शिक्षा नीति, भविष्य की शिक्षा, रिसर्च जैसे मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। इस दौरान शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करने वाली कमेटी के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, इससे पहले इंदिरा गांधी की सरकार में साल 1968 में पहली बार भारत की शिक्षा नीति आई थी। वहीं दूसरी बार 1986 में राजीव गांधी की सरकार में शिक्षा नीति आई थी। देश के किसानों को भारतीय रेलवे की तरफ से आज एक तोहफा मिलने वाला है। आज से देश की पहली किसान रेल पटरी पर दौड़ने लगेगी। जी हां, पहली किसान रेल। इस किसान रेल में फ्रोजन कंटेनर की व्यवस्था होगी, ताकि सब्जी, फल, दूध, मीट, मछली जैसे उत्पाद जो जल्दी खराब हो सकते हैं, उन्हें कम समय में बाजार तक पहुंचाया जा सके। देश की पहली किसान रेल आज महाराष्ट्र के देवराली से बिहार के दानापुर के लिए रवाना होगी। किसान रेल इन दो स्टेशनों के बीच लगभग 1519 किलोमीटर का सफर करीब 32 घंटे में तय करेगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वीडियो लिंक के माध्यम से किसान रेल को हरी झंडी दिखाएंगे। आपको बता दें कि इसी साल फरवरी में बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसान रेल की घोषणा की थी और अब करीब 6 महीने बाद किसानों को उनका पहला किसान रेल मिल रहा है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में अचानक एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में आग लग गई। आग की लपटें इतनी भयानक थी जिसे काफी दूर से ही देखा जा सकता था। इस आग से दुकान में रखा लाखों का माल जलकर खाक हो गया। देखते ही देखते आग की लपटों ने आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। हालात बेकाबू देख प्रशासन ने आसपास की दुकानों को खाली कराया। आग की वजह क्या रही अब तक साफ नहीं है, लेकिन पहली नजर में इसे शॉर्ट सर्किट की वजह बताया जा रहा है। पंजाब में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जानलेवा शराब से अब तक 113 लोगों की मौत हो गई है, जबकि दर्जनों लोग अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा मौत तरन तारण में हुई। यहाँ मृतकों की संख्या 50 के करीब पहुंच गई है। अमृतसर और बाटला के गुरदासपुर में भी मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। सीएम अमरिंदर सिंह के तेवर तल्ख हैं। अब तक एक्साइज विभाग के 7 अधिकारी और 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए जा चुके हैं। साथ ही मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी ऐलान किया जा चुका है। विपक्ष सीएम के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है। गुरदासपुर से सांसद सनी देओल ने कैप्टन सरकार को इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार बता दिया है। यूपी के बांदा में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। घर वालों ने प्रेमी जोड़े को जिंदा जला दिया। दोनों की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। जलाने से पहले दरिंदों ने कुल्हाड़ी और डंडों से दोनों पर हमले भी किए। ये वारदात बांदा के मटौद थाना क्षेत्र के करछा गांव की है। पुलिस ने इस मामले में लड़की के घर वालों समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
वारदात के बाद डीआईजी, एसपी और डीएम समेत भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। दरअसल प्रेमिका ने अपने प्रेमी को चुपके से मिलने के लिए अपने घर बुलाया था, लेकिन इसकी भनक लड़की के घर वालों को लग गई। पहले तो लड़की के घर वालों ने दोनों की जमकर पिटाई की। इसके बाद कमरे की कुंडी बाहर से लगाकर उसमें आग लगा दी। आप टीवी की स्क्रीन पर फांसी के फंदे पर लटके एक किसान की तस्वीर देख रहे हैं। ये विचलित कर देने वाली तस्वीर मध्य प्रदेश के बड़वानी की है, जहां एक किसान ने कर्ज और सूदखोरी से परेशान होकर खुदकुशी कर ली। किसान के कपड़े से एक सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट के मुताबिक सूदखोर 1,30,000 के बदले 8 लाख रुपए मांग रहा था। सुसाइड नोट में जमीन बेचकर सूदखोर को 3 लाख रुपए लौटाने की भी बात लिखी है। हमको 11 बजे बोल के गया कि भैया संजय मैं जा रहा हूँ तहसील में, तो आज हमारा नाम चढ़ने वाला था, पापा का नाम था, पापा का नाम से हमारे नाम पे ट्रांसफर होने वाले थे। तो पटवारी साहब ने आज बुलाया था, तो बोले कि ये पैसे पकड़, मैं जा रहा हूँ तहसील में और फोन लगाऊंगा तो मम्मी और तू तहसील में आ जाना। किसान की आत्महत्या के बाद पुलिस मामले की जांच करने में जुट गई है। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। ऐसे कठिन समय में कोरोना मरीजों की सेवा में लगे सभी कोरोना वॉरियर्स को एयरफोर्स ने नागपुर में बैंड के जरिए आभार जताया। पूरे देश में कोरोना वायरस का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। हर एक दिन आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके बावजूद डॉक्टर्स, सफाईकर्मी, पुलिसकर्मी सभी खुद की परवाह किए बगैर निस्वार्थ भाव से मरीजों की सेवा में लगे हैं। इसी सेवा भाव का सम्मान करते हुए एयरफोर्स ने बैंड के जरिए देश के कोरोना वॉरियर्स को धुन के जरिए सम्मान व्यक्त किया है। हीरे की चमक से किसी की भी आंखें चौधिया जाएं और अगर नीयत भी खराब हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन लखनऊ में इन दिनों एक ऐसा ही हीरा चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन हीरा मिलने की वजह से नहीं, मजदूरों की ईमानदारी की वजह से। दरअसल हुआ ये कि खदान मजदूरों को जरुआपुर के उथली हीरा खदान में खुदाई के दौरान 3 हीरे मिले, जिनमें एक 4.45 कैरेट, दूसरा 2.16 कैरेट और तीसरा 0.93 कैरेट है। लेकिन हीरा मिलने के बाद इन मजदूरों ने इन हीरों को अपने पास रखने के बजाय हीरा कार्यालय में जमा करा दिया, जो सबके बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।